हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आती हूं ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा। लेकिन अभी के सिचुएशन की अगर बात करूं तो ऐसा वैसा बहुत कुछ चल रहा है कि आप अपने पैसे को लेकर चिंतित हैं। पैसा बन नहीं रहा है, लेकिन हाँ सब कह रहे हैं आगे जाकर बनेगा, लेकिन अभी की सिचुएशन में नहीं बन रहा है। और ऐसी सिचुएशन जहां मार्केट्स वॉलेटाइल हैं, वॉर का असर है, इन्वेस्टर कंफ्यूज्ड है। बाय करें, वेट करें, इन्वेस्टमेंट जारी रखें, स्टॉप करें, पॉज करें, स्ट्रैटेजी बदलें या वही स्ट्रैटेजी पर चलते रहें। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा पॉडकास्ट में है बहुत खास मेहमान, अबैकस म्यूचुअल फंड के सीईओ वैभव चुग से आज हम बात करने वाले हैं। वेलकम वैभव, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। सो अबैकस म्यूचुअल थैंक फंड यू। फेयरली नई कंपनी है अभी म्यूचुअल फंड के बाजार में, लेकिन टीम पुरानी है जो सपोर्ट कर रही है। 25 साल का अनुभव लेकर वैभव चुग यहाँ जो है आए हैं। साथ ही में अगर मैं अबैकस की बात करूँ तो रिसर्च ड्रिवन इन्वेस्टिंग स्टाइल है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर इनका फोकस रहने वाला है। और हम इनसे समझने वाले हैं क्योंकि वैभव आपने इतने सारे मार्केट सर्कल्स को बहुत करीब से देखा है इन 25 ईयर्स ऑफ योर एक्सपीरियंस। अभी के नॉइज को कैसे कट आउट करें और सही सिग्नल्स को हम कैसे पकड़े, क्योंकि मैं आपके ही अलाइंस यहाँ पर बोलना चाहूँगी। आपने लिखा है अपने फैक्ट शीट में मार्च 2026 के कि बाजार में वॉलेटिलिटी डर नहीं अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं अगर एक इन्वेस्टर हूँ जो हर महीने सिप कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी मैं कैसे पहचानूं, क्योंकि अभी तो मुझे सब कुछ जो है बहुत डरावना लग रहा है। सो थैंक यू, आपने वक्त निकाला। और सबसे पहली ये बात, इस हफ्ते हम देख रहे हैं कुछ पॉजिटिव व्यूज बाजार में नजर आ रहे हैं। तो क्या ऐसे में हम बाजार का बॉटम देख चुके हैं? क्या जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के वजह से जो पेन है वो हम झेल चुके हैं, या अभी आपको लग रहा पेन बाकी है? क्या बताना चाहेंगे? थैंक यू प्रियंका जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपॉर्चुनिटी दिया अबैकस को आपके रूबरू होने को और आपके इन्वेस्टर से भी, आपके सब्सक्राइबर से भी बात करने को। जैसे आपने बोला ना कि बहुत सारी न्यूज़ आए। एक एक किताब है, उसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी थी दैट जैसे शुगर इज टू द बॉडी, ऐसे न्यूज़ इज टू द पोर्टफोलियो। जैसे शुगर को अवॉइड करना चाहिए ताकि बॉडी आपकी नियमित रूप से काम करे और रोग फ्री रहे। इसी तरह क्या होता है कि न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं पोर्टफोलियो को, क्योंकि न्यूज़ से होता क्या है कि हम लोग रिएक्शन देते हैं। अगर बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आएगा तो ऐसा लगता है कि सब सारा का सारा पैसा डाल देना चाहिए, और जब कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है तो ऐसा लगता है यार गलत जगह पे आ गए, यहाँ से तो पैसा निकाल देना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि न्यूज़ को इग्नोर करें और पोर्टफोलियो पे ध्यान दीजिए, बिकॉज सी मार्केट का काम है उतार चढ़ाव, चाहे, और मार्केट ही नहीं, कोई भी एसेट क्लास का भी जो काम है वो उतार चढ़ाव का है। चाहे आप इक्विटी का बात करें, फिक्स्ड इनकम का बात करें, गोल्ड का बात करें, सिल्वर का बात करें, सबकी साइकिल होती है और सब में उतार चढ़ाव होता है। अभी एसेट क्लासेस का तो काम है उतार चढ़ाव, आपका पोर्टफोलियो में क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप और आपका पोर्टफोलियो कैसे करेगा। हम्म। अभी जैसे जनवरी का अगर आपको याद हो, म्यूचुअल फंड फ्लोज का भी नंबर आया था, उसमें गोल्ड ईटीएफ ने इक्विटी म्यूचुअल फंड से ज़्यादा का वहाँ पे सेल हुआ, क्योंकि लास्ट 15-16 महीने का रिटर्न गोल्ड का बहुत अच्छा था। तो अगर सारा पैसा गोल्ड में जा रहा है बिकॉज पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो उसमें गोल्ड की गलती नहीं है। उसमें जो हम हाई एलोकेशन दे देते हैं बहुत ज़्यादा, एक ही एसेट क्लास जो अच्छा कर रहा है उसमें अगर जाके पैसा डाल दिया तो वो गलती हो जाती है, उस पर गोल्ड की गलती नहीं है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जनवरी में जो भी पैसा आया वो सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए आया, बिकॉज गोल्ड अभी काफ़ी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में नहीं है, तो शायद इसलिए गोल्ड लिया होगा। बट जस्ट उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ कि अगर पैसा इसीलिए डाला गया क्योंकि गोल्ड का परफॉर्मेंस बहुत बहुत शानदार रहा, तो वो भी गलत होता है। हम्म। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, ही क्या है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत नॉर्मल चीज़ है। इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ नॉट अ बग, इट इज़ अ फीचर। तो बाजार को तो काम है उतार चढ़ाव, चाहे बाजार हो या कोई एसेट क्लास हो। आपका पोर्टफोलियो किस तरह से मेंटेन्ड है, आपका पोर्टफोलियो किस तरह से डिफरेंट साइकिल्स के लिए बनाया हुआ है, कैसे आप एसेट एलोकेशन कर रहे हैं, आपका खुद का क्या रिस्क प्रोफाइल है, उसके हिसाब से आपने एसेट क्लासेस में पैसा डाल रखा है। अगर अगर ऐसा है तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वॉलेटिलिटी भी आएगी और जाएगी। हम्म। दूसरा जो आपने बोला कि पिछले कुछ टाइम पे हमने बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा, बहुत सारा वॉलेटिलिटी देखा, और बिल्कुल सही बोला आपने कि
हर न्यूज़ से उतार चढ़ाव आ रहा था। कभी सीज फायर का न्यूज़ आया तो बाजार बहुत चल पड़ा, फिर वापस से न्यूज़ आया कि सीज फायर नहीं हो रहा है, वापस से बाजार नेगेटिव हो गया। सो आई थिंक जो बहुत रिसेंट टाइम में हो रहा है प्रियंका जी, वो बहुत न्यूज़ ड्रिवन है, क्योंकि बाजार में बहुत सारे इफ्स चल रहे हैं कि अगर ये नहीं होगा, इफ ये नहीं तो वो नहीं तो ये, और उसके कारण शायद एक ट्रेंड क्लियरली नजर नहीं आ रहा है। बट मुझे क्या लगता है और अबैकस को क्या लगता है, हमें लगता है कि बॉटम आसपास ही है, वी आर नियर द बॉटम। ऑफ कोर्स बॉटम को आइडेंटिफाई करना असंभव है कि एग्जैक्ट बॉटम कब बनेगा, बट कहीं ना कहीं हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर इक्विटी में पैसा डालना है तो बॉटम के आसपास है, और उसके कई रीजन है। एक रीजन तो ऑफ कोर्स बाजार की वॉलेटिलिटी का वॉर है, जो हम सबको पता ही है, बट अगर थोड़ी देर आप वॉर को इग्नोर करें और आप बाकी सब फंडामेंटल्स पे आए तो काफी चीजें नजर आती हैं जो निवेशक के लिए अच्छी है, और निवेश के लिए अच्छी है कि इक्विटी में इस टाइम पैसा डालना चाहिए। देखिए, अगर आप सितंबर 24 में जाए, जब बाजार का गिरावट शुरू हुआ था या जब हमारा लास्ट पीक बना था, तब से लेके अभी तक इंटरेस्ट रेट कुछ 1.25% से डाउन आ चुके हैं। तब बाजार एकदम पीक पे था और अर्निंग्स नीचे थी, और इसलिए हम लोग ओवर वैल्यूड जोन में थे। और काफी उस टाइम पे ये नैरेटिव था कि इंडिया बहुत महंगा है, अर्निंग दिख नहीं रहा है, और बाजार मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है, दिस शुड रिवर्स, और ऐसा हुआ भी। तब गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट केपेक्स भी थोड़ा डाउनवर्ड था, प्राइवेट केपेक्स भी नीचे था। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में एआई का बात हो रहा था कि जो कंपनीज एआई रिलेटेड हैं, जो कंट्रीज एआई के लिए रेडी हैं, वो बहुत अच्छा करेंगी। चाइना मार्केट का पी 7-8 का था, तो इतने सारे हेडविंड थे हमारे कि बहुत सारा पैसा निकल के बाहर गया और हमने गिरावट देखा। पर अगर आप यही सब चीज़ों को आज के टाइम पे वापस से एनालाइज करें, तो इंटरेस्ट रेट 1.25% से गिर चुका है पिछले 18-19 महीने में। मार्केट्स टाइम करेक्शन भी देख चुके हैं और प्राइस करेक्शन भी देख चुकी हैं। हम्म। अगर आप इंडाइसिस का पीई लेवल देखें, चाहे लार्ज कैप का देखें स्मॉल कैप का देखें, वो अपने 10 साल के एवरेजेस से नीचे है। मिड कैप का अभी भी थोड़ा सा ऊपर है, बट लार्ज कैप और मिड कैप में इंडाइसिस में वैल्यूएशंस काफ़ी डाउनवर्ड आ चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अर्निंग्स भी अच्छी दिख रही हैं। ओके। ऑफ कोर्स वॉर के कारण अर्निंग्स का जो आउटलुक है वो शायद थोड़ा सा चेंज होगा। हमें भी लगता है कि थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, बट हम ये भूल जाते हैं कि अगर अर्निंग मेरा से 14% पे ना आके भी से 10% भी आता है, तो वो 10% अर्निंग के लिए जो हम आज प्राइस अर्निंग रेशो दे रहे हैं वो वैल्यूएबल है कि नहीं है। तो हमें लगता है वहां पे बहुत अच्छा समय है वापस से इक्विटी मार्केट में पैसा ओके, डालने तो का। हम क्या देखते मिड हैं कैप जैसे मैंने बोला थोड़ा सा वैभव, अभी भी। कि कई बार ऐसा होता है कि ट्रेलर बहुत अच्छा बनता है और पिक्चर उतनी अच्छी नहीं होती, पर आप जस्ट ऑपोजिट पिक्चर मुझे दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं ट्रेलर 2026 का अच्छा नहीं है, पर पिक्चर अभी बाकी है और अच्छी भी चलने वाली है, और इन्वेस्टमेंट की पिक्चर अच्छी चलने वाली है। एम आई कैचिंग द राइट मूड जो आप बता रहे हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली प्रियंका जी, पैसा जो हम आज डाल रहे हैं वो तो फ्यूचर के लिए डाल रहे हैं ना। हाँ। आज अभी पास्ट में हुआ वो एक इंडिकेशन है बताने के लिए कि आज जो हम डिसीजन लेने वाले हैं वो ठीक है कि नहीं, बट आपका पोर्टफोलियो शुड बी फ्यूचर रेडी। आज जो आप पैसा डाल रहे हैं या जो आपने डाल के रखा हुआ है, तो मुझे लगता है अगर हम फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अर्निंग्स। अर्निंग्स वापस नजर आ रही हैं आते हुए। हम्म। ऑफ कोर्स अभी क्रूड ऊपर आए थोड़े टाइम तो शायद थोड़ा इम्पैक्ट होगा उसका अर्निंग्स पे, मे बी 3-4-5% अर्निंग्स नीचे आ सकता है, बट स्टिल हमारा अर्निंग्स मे बी एक साल में 6 महीने में एक साल में शायद थोड़ा नीचे रह सकता है कंपेयर टू जो अभी 2 महीना पहले लग रहा था वॉर होने से पहले। बट हैविंग सेड दैट, जो मार्केट भी फॉल हुआ और अर्निंग इस साल का छोड़ दीजिए, अगले 2-3 साल का जो अच्छा दिख रहा है, आई थिंक वो इग्नोर नहीं किया जा सकता और ना ही इग्नोर करना चाहिए। ओके। आज ही अगर आपने पेपर्स पढ़ा हो तो आईएमएफ ने भी रिपोर्ट निकाला है दैट इंडिया का ग्रोथ बरकरार रहेगा 6.5% पे अगले 2 साल के लिए। हम्म। तो अगर जीडीपी का ग्रोथ 6.5% पे बरकरार रहने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनीज भी अच्छा करेंगी। कुछ कंपनी ज्यादा अच्छा करेंगी, कुछ कंपनीज कम अच्छा करेंगी। और अगर कंपनीज अच्छा करेंगी, उनका अर्निंग्स अच्छा रहेगा, तो हमें आज पोजीशन ले लेना चाहिए अगले 2-3 साल या 5 साल के व्यू के हिसाब से। तो ओके, मुझे तो तो लगता ये है जो कि वॉलेटिलिटी बॉटम है, ये आसपास है जो जैसे। डिप है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का ये सही समय आप कह रहे हैं? इन्वेस्टमेंट से जी, भागना नहीं है आपको? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इसी तो ये कर सकते हैं कि कैलिब्रेट कर सकते हैं कि सपोज अगर 100 रुपये आज है मेरे पास लगाने को, हम्म। तो 50-60 रुपये आज डाल के बाकी का आप
अगले 3-4 महीने में आप स्टैगर कर दीजिए, क्योंकि जो वॉर सिचुएशन है उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि वॉर एकदम से खत्म हो गया, बिकॉज डेली हमें एक नया नया स्टेटमेंट सुनने में आ रहा है। तो बहुत सारे इफ्स हैं जो मैंने थोड़े टाइम पहले बोला। जब बहुत सारे इफ्स होते हैं ना, तो आपको स्टैगर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। बिकॉज बेसिकली क्या होगा, अगले 2-3 महीने में मोस्ट लाइकली जितनी नेगेटिव न्यूज़ हैं वो आगे आ जाएंगे, और आप फर्म डिसीजन ले सकते हैं या फर्म टाइम दे सकते हैं अगले 3-5 साल का इन्वेस्टमेंट्स को। बट क्योंकि अगले 2-3 महीना आप स्टैगर करके आएंगे, तो मार्केट का उतार चढ़ाव आपके जो प्राइस एंट्री प्राइस है उसको एवरेज आउट कर देगा। राइट। तो पहली रैली हम कहाँ देखेंगे? लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, जिनसे इन्वेस्टर्स का लव हेट रिलेशनशिप चलता ही रहता है? और आपका स्मॉल कैप फंड भी अभी अभी आया है, उस पर भी थोड़ी सी मैं जानकारी आपसे लूंगी। पर पहली रैली आप कहाँ सेंस कर रहे हैं, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप? डिफिकल्ट टू टेल कि कौन सा मार्केट कैप अच्छा करेगा। हिस्टोरिकली प्रियंका जी, अगर आप ऐसी सिचुएशन देखेंगे ना, वॉर टाइप सिचुएशंस, या जो बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी होता है मैक्रो इकोनॉमिक, जब हम बाहर आते हैं वापस, तो हमेशा बॉटम अप और क्वालिटी कंपनीज बहुत अच्छा करती हैं, और स्लोली स्लोली फिर लार्जर सेगमेंट ऑफ द मार्केट अच्छा करना शुरू करता है। तो इसीलिए अबैकस पे भी हम लोग तो बॉटम अप पे बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट हमारा जो फिलॉसफी है दैट आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड बॉटम अप ओनली। क्योंकि अच्छी कंपनीज जिनका ग्रोथ आउटलुक अच्छा है, जिनका अर्निंग्स आउटलुक अच्छा है, और जो जहाँ पे मैनेजमेंट स्ट्रांग है, बिजनेस स्ट्रांग है, वो कंपनीज पहले फेवरेट बनती हैं, और फिर उसके बाद लार्जर जो मार्केट है वो भी पार्टिसिपेट करता है। बट हाँ, अगर मैं वैल्यूएशंस का बात करूँ, जैसे मैंने 10 ईयर एवरेज का बात किया, 10 ईयर एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो का, अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लार्ज कैप काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, फॉलोड बाय स्मॉल कैप एंड देन मिड कैप्स। मार्केट में एक बात रहती है, जब भी कुछ लंबी चलती है ना, जैसे अब आपने कहा अभी बहुत सारे इफ हैं, लेकिन एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर, जैसे कि जब रशिया यूक्रेन शुरू हुआ था, चलते चलते उसके बाद मार्केट उसको डिस्काउंट करने लगता है। और क्या हम भी यही उम्मीद रखें, या इंडियन मार्केट्स ऑलरेडी डिस्काउंट करना शुरू कर चुके हैं इस वॉर को? सी विद माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग प्रियंका जी, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हम लोग फैक्टर इन कर चुके हैं। बिकॉज जब जब रिसर्च टीम्स भी बैठती हैं, या जब एनालिस्ट बैठते हैं, फंड मैनेजर्स बैठते होंगे, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, तो वो बैठ के ड्राइंग रूम में ये डिस्कस करते हैं कि अगर ये हुआ तो कैसा करेगा पोर्टफोलियोज, कौन सा सेगमेंट ऑफ द मार्केट इम्पैक्ट होगा, कौन सा सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी इम्पैक्ट होगा, और कौन सा नहीं होगा। तो जब इस तरह की चर्चा होती है, आपका पोर्टफोलियोज कहीं ना कहीं फैक्टर इन कर लेता है कि क्या क्या संभावनाएं हैं होने की, और उसके लिए हम लोग पोर्टफोलियोज को कैसे रेडी करें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ म्यूचुअल फंड कंपनीज ऐसा करती है, जितनी भी निवेशक कंपनीज हैं, इंश्योरेंस हो, प्राइवेट इक्विटी हो, प्राइवेट पीएमएस हो, या कोई भी जो निवेश करने वाली कंपनी है, हर जगह पे ये एनालिसिस पिछले 2-3 महीने में काफी गहराई में हो चुका होगा। उसके मद्देनजर मुझे लगता है कि मार्केट्स ने सिनेरियोज को ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुके हैं। अभी कुछ अननोन होगा तो वो तो कोई भी नहीं जानता, वो जब होगा तब तब हम सबके आगे आएगा और एनालाइज करना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि 90-95% हम लोग फैक्टर इन कर चुके हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बॉटम कहीं ना कहीं आसपास है। एग्जैक्टली कब आएगा, किस रूप में आएगा और किस लेवल पे आएगा, वो नहीं पता। बट हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम लोग बॉटम के आसपास है। अगर कुछ अननोन ऐसा हो जाता है जो अभी तक किसी ने सोचा नहीं है, तो ऑफ कोर्स चीज़ें डिफरेंट होंगी। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब ऑप्टिमिस्टिक होने का टाइम हो चुका है, और निवेश करने का टाइम आ गया है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर 100 रुपया है आपके पास, 50-60 रुपया अभी डाल देना चाहिए, और बाकी का 30-40 रुपया स्टैगर करना चाहिए। क्या इंडियन मार्केट अब यहाँ से अट्रैक्टिव बनना शुरू हो चुके हैं, स्पेशली फॉर ग्लोबल प्लेयर्स, या अभी और टाइम लगेगा? क्योंकि अर्निंग्स पर आपने कहा कि पिछले सालों के मुकाबले हम बेटर पोजीशन पर हैं, पर डेफिनेटली क्रूड जो एक स्पॉल स्पोर्ट यहाँ पर प्ले करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहाँ पर दबाव है। और ग्लोबल प्लेयर्स के लिए ये अर्निंग और वैल्यूएशन, अभी अगर वैल्यूएशन ठीक हो रही है, अर्निंग्स में अगर प्रेशर दिखेगा, तो क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि इंडियन मार्केट अब जो है उनको अट्रैक्ट कर पाएंगे, या आपको लग रहा है नहीं हमें थोड़ा और समय देना होगा? सी अगेन मैं पर्सनल व्यू बताता हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम और लग सकता है। सी राइट। आज मतलब 2024 की आप बात करें या 23-24 की बात करें, तो इंडिया जिस तरह से पोजीशन था उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। बिकॉज उस टाइम पे
मतलब हमारा ग्रोथ रेट बहुत अच्छा था, अर्निंग्स आ रही थी, और वो अगर कोई एफआई इमर्जिंग मार्केट्स को स्टडी करता था तो इमर्जिंग मार्केट्स में कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स हमारे में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव्स थे, जिसके कारण काफ़ी एफआई फ्लो आया। बट ओवर लास्ट 2 इयर्स क्या हुआ है कि बाकी इमर्जिंग मार्केट्स ने भी थोड़ा सा कैचअप किया है। चाइना मार्केट फॉर एग्जांपल, ताइवान मार्केट फॉर एग्जांपल, साउथ कोरिया फॉर एग्जांपल, सऊदी अरेबिया फॉर एग्जांपल, ये सब मार्केट्स में भी कहीं पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज थे, उन्होंने अपने उसके ऊपर काम किया, वैल्यूएशंस कहीं पे अट्रैक्टिव हो गई, कहीं पे अर्निंग्स बढ़ने शुरू हो गई। तो उसके कारण क्या हुआ कि हमारा जो इंडिया का जो बास्केट है विद इन इमर्जिंग मार्केट्स, वो कंपैरेटिव टू अदर्स अभी थोड़ा सा वीकर साइड पे हुआ, इसीलिए हमने आउटफ्लो भी देखा। पर देखिए, जब एफआई पैसा डालेगा या कोई भी फॉरेनर पैसा डालेगा तो वो वैल्यूएशंस पे बहुत नजर रखता है कि आज जो ग्रोथ रेट है या आने वाले टाइम पे जो ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है उसके लिए मैं क्या आज पी रेशो दे रहा हूँ। तो उस हिसाब से शायद हम लोग अभी भी थोड़े से अनअट्रैक्टिव हैं। बट अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे ना प्रियंका जी, तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में है कि जहां पर एफआई का वेट इंडिया में लोएस्ट लेवल पे है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़े टाइम, जब तक हमारा ग्रोथ रेट वापस नहीं आता और जब तक हमारा ग्रोथ रेट काफी अफर्मेटिव नहीं दिखता है, तब तक शायद एफआई एकदम से वापस ना आए। बट क्योंकि इतने अंडरवेट हो चुके हैं वो लोग और इतना आउटफ्लो हो चुका है कि जो नेगेटिव था वो अपने आप में अब एक पॉजिटिव बन जाएगा। मे बी 6 महीना, 8 महीना, गॉड नोज। बट थोड़े समय के बाद अगर हमारा जीडीपी ग्रो करता रहा और हमारा अर्निंग ग्रोथ भी थोड़े अफर्मेटिव हो गए, पॉजिटिव दिखने शुरू हुए, तो मुझे लगता है एफआईज भी वापस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो फ्रॉथ है वो निकल चुका है और काफी समय से वो लोग नेगेटिव है हम पे। आई थिंक इतने नेगेटिव हैं कि वो अपने आप में एक कॉन्ट्रा प्ले इंडिया बन जाएगा। इनफैक्ट वन ऑफ द इकोनॉमिस्ट मिस्टर आकाश प्रकाश हैज आल्सो डिबेटेड दिस अभी कुछ दिन पहले, कि इतना नेगेटिव एफआई हो चुका है कि दैट इन इटसेल्फ हैज बिकम अ कॉन्ट्रेरियन व्यू, और मैं भी उस व्यू से बहुत सहमत हूँ। अनसर्टनिटी बहुत है अभी वैभव, ठीक है, तो अगर अनसर्टनिटी ही जो है वो न्यू नॉर्मल है, तो ऐसे में क्या इंडियन इन्वेस्टर को इक्विटी से अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है? आप कितना रिटर्न देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक निफ्टी का प्रदर्शन जो है वो काफ़ी जो है निराशाजनक रहा है, और क्या ये साल भी ऐसा ही रहने वाला है? हम इंडियन इन्वेस्टर्स को अभी रिटर्न को लेकर ज़्यादा वो नहीं, उत्साहित नहीं रहना है। देखिए, अनसर्टनिटी तो कोई नई चीज नहीं है। अनसर्टनिटी हमारे बाजार का अहम हिस्सा है, तभी मैंने बोला था कि इंग्लिश में बोलते हैं कि अनसर्टनिटी और वॉलीटिलिटी इज नॉट अ बग, इट इज अ फीचर। तो जहां तक पोर्टफोलियोज की बात है प्रियंका जी, मेरा मानना यह है कि अगर आप अच्छे से डाइवर्सिफाइड हैं, इक्विटी, डेट, और आपका आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अगर आपका एसेट एलोकेशन हुआ हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं नेगेटिव होने की ज़रूरत है। ये जो वॉलेटिलिटी है, मे बी 3 साल के बाद अगर आप 2026 अप्रैल के बारे में सोचेंगे, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि ऐसा टाइम लगेगा कि यार ये तो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, कि काश तब पैसा लगाया होता। जैसे आप, आज हम निवेशकों से बात करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यार काश कोविड के टाइम पे लगाया होता, पर कोविड के टाइम पे सर्वाइवल का क्वेश्चन मार्क था। तो लोगों को इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टिंग का तो दूर दूर तक ख्याल नहीं था। पीपल वर वरिड कि यार सरवाइव करें, और ह्यूमैनिटी ने सरवाइव भी किया, मार्केट्स ने बहुत अच्छा किया। तो सेम इन्वेस्टर्स को 3 साल के बाद लगा यार काश कोविड में पैसा लगाया होता। आई थिंक आज जो चल रहा है वो भी 2-3 साल के बाद एक अपॉर्चुनिटी ही नजर आएगी। जहां तक आपने जो सवाल किया, से अगर आप एसेट एलोकेशन मेंटेन करके रखते हैं, और प्रियंका जी मेरे लाइफ में मतलब 25 साल हो गए मुझे, बहुत सारे साइकिल्स देखे हैं हम। जितना भी टेक्निकल बात कर लें, फैक्ट ऑफ मैटर यही है कि एसेट एलोकेशन ही काम करता है। इक्विटी ने भी पैसा बना के दिया, डेट ने भी पैसा बनाया या कुशन दिया उन टाइम्स पे जब वॉलेटिलिटी था, गोल्ड ने भी कंट्रीब्यूट किया। तो अगर आप अच्छे से डाइवर्सिफाई करके चलते हैं, एसेट एलोकेशन मेंटेन करते हैं, आपके गोल के हिसाब से पैसा लगा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी और चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। इनफैक्ट जब हम निवेशकों से बात करते हैं तो उनको ये बोलते हैं कि आपका जो समय है और आपके जो एफर्ट है वो ज़्यादा खुद को समझने में जाना चाहिए कि मैं किस तरह का रिस्क प्रोफाइल
है मेरा, किस तरह का, मैं कितना मैं रिस्क ले सकता हूँ, कितना मेरे को इक्विटी में डालना चाहिए, मेरा गोल कितना है, वहां पर ज्यादा एफर्ट मारना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली कहीं जगहों पे हम लोग ये देखते हैं कि इन्वेस्टर्स एफर्ट मारते हैं न्यूज़ पे। तो आई थिंक वो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, दैट इज नॉट द, वो एक ठीक अप्रोच नहीं है। वैभव, क्योंकि आप एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं और डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगी इसको ज़रा अपना मंत्र बताइए कि क्या हो सकता है। आई नो वन साइज डज नॉट फिट ऑल, लेकिन कुछ एब्सोल्युटली। बेसिक्स जो आप कहते हैं इन्वेस्टर्स को, इसका ख्याल रखिए, खबरों पर नहीं जाइए, इस बात का ख्याल रखिए जो आप ये तीसरी बार कह रहे हैं कि एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको कैसे डाइवर्सिफाई करे कोई। सी अगर फॉर एग्जांपल प्रियंका जी, मुझे अपना पैसा लगाना है, मुझे अगर आपको एडवाइस करना है, तो मैं तो ये स्ट्रांगली बोलूंगा कि अगर 100 रुपये आपको आज निवेश करना है, तो 60 रुपये इक्विटी में जाना चाहिए। ओके। बिकॉज हमारी एज में अभी 15-20 साल का करियर और है, फिर उसके बाद 20-30-40 साल का रिटायरमेंट लाइफ है, तो इक्विटी कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हमारी एज, मतलब मैं अपनी एज की बात कर रहा हूँ, तो अबाउट 60-65 रुपीज़ मैं इक्विटी में डालूंगा फॉर श्योर। 30 और रुपीज़ मैं फिक्स्ड इनकम में डालूंगा, और अबाउट 8 to 10 गोल्ड। तो आई थिंक ये तीन एसेट क्लासेस मेरे हिसाब से काफ़ी है। और मैं ये बताना चाहूंगा यहाँ पे, ये जो 100 रुपए की मैं बात करूँ, ये नए 100 रुपए की बात करूँ, मेरा जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें रियल एस्टेट भी है। तो ऑफ कोर्स हर इन्वेस्टर को, जैसे आपने बोला वन साइज डज नॉट फिट ऑल, तो सबको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या पोर्टफोलियो है, क्या क्या टाइम होराइजन है, क्या रिस्क प्रोफाइल है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे अभी तक पोर्टफोलियो में अबाउट 70-75% इक्विटी है। सिर्फ 12 रुपया, 12 और 13 रुपया डेट में है, जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में है, और बाकी का सब रियल एस्टेट है। बाकी आने वाले टाइम पे, बिकॉज रियल एस्टेट मैं बना चुका हूँ, तो इसलिए मैं रियल एस्टेट को वापस ऐड नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ, 60 रुपया इक्विटी में डालूंगा, 30 रुपया फिक्स्ड इनकम में, और 10 रुपया गोल्ड में। ओके, सो वह मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है, आपने कहा 60% या 60 रुपया जो है आप इक्विटी में डालेंगे, आपने अपने में 70 to 75 रखा है। अब मैं देखती हूँ कि गोल्ड, जो हमने एक पूरा टाइम देखा, गोल्ड कहाँ चला गया, सिल्वर कहाँ चला गया, उसने मेरे पोर्टफोलियो में जो है चमक ही चमक भर दी। मैंने 8 to 10 किया था और मेरा उसका एलोकेशन जो है वो कहाँ चला गया, इक्विटी वहीं पर मुझको जो है रेड जोन पर नज़र आ रहा है। तो ऐसे में अपने सेंटिमेंट्स को और इमोशंस को कैसे संभालें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई एक साल में अगर गोल्ड और सिल्वर मुझे इतना रिटर्न दे सकता है, तो मैं गोल्ड और सिल्वर ही पोर्टफोलियो में भरूं। जी। तो सी मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको बेसिक्स पे बार बार जाना पड़ेगा। न्यूज़ और मार्केट वॉलीटिलिटी बहुत कॉमन चीज़ है ये। मतलब सी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विल हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। अगर खुद से ये नहीं संभला जा रहा है, तो मैं बहुत स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि किसी का एडवाइस लीजिए आप, जो आपके पोर्टफोलियो को मेंटेन करे। आपको क्या होता है ना कि इमोशंस के हिसाब से हम कुछ डिसीजंस ले लेते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें किसी ना किसी का गाइडेंस चाहिए, एडवाइस चाहिए। तो आप गाइडेंस लीजिए, एडवाइस लीजिए। बट बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे बने रहना, मार्केट को इग्नोर करना, और सिर्फ अपने गोल पे फोकस रखिए। और दैट इज वेयर योर एंटायर एफर्ट शुड गो। सी बहुत सिंपल आंसर इसका नहीं है, क्योंकि आप और मैं खुद टीवी पे बात करें तो शायद लोग जाके टीवी पर वापस से न्यूज़ सुनेंगे। बट अल्टीमेटली जो इन्वेस्टिंग का जो गेम है, वो बहुत इंडिविजुअल होता है प्रियंका जी। आपको खुद पे कंट्रोल करना है। आपको खुद खुद का पता होना चाहिए कि कितना रिस्क ले सकता हूँ, कितना रिस्क नहीं ले सकता हूँ। उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे, तो जितनी भी ये वॉलीटिलिटी है, ये आपको जस्ट लाइक दैट आपकी लाइफ में आएगी और जाएगी। बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, यानी अबैकस म्यूचुअल फंड की कोर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को मैं समझना चाहूँगी। आप लोगों ने अभी आपके 3 स्कीम्स हैं, एक फ्लेक्सी कैप है, एक लिक्विड फंड है, और एक स्मॉल कैप जो रिसेंटली स्मॉल लॉन्च हुआ कैप। है। एकदम वॉलेटाइल भरे मार्केट में आप स्मॉल कैप लेकर आए मार्च में। आप लोगों की कोर फिलॉसफी क्या है जब आप बना रहे हैं? आप वैल्यू को जोर दे रहे हैं, मोमेंटम को जोर दे रहे हैं, आपका फोकस कहाँ रहने वाला है? फिलॉसफी समझाइए अबैकस की। श्योर। तो देखिए प्रियंका जी, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। सी हमारे अबैकस में क्या, हमारा जो टैगलाइन है वो है बिलीव इन द बेसिक्स। बेसिकली हम लोग बहुत फंडामेंटल इन्वेस्टर्स हैं और बहुत बेसिक्स पे काम करते हैं। बेसिक्स का मतलब इक्विटी में होता है कि
बॉटम अप पे बहुत फोकस रहता है हमारा। इनफैक्ट जैसे आपने बोला ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आपका फैक्टर क्या है। आपको अबैकस के पोर्टफोलियोज में कोई फैक्टर नजर नहीं आएगा, बिकॉज हम लोग एकदम फैक्टर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज बनाते हैं और बॉटम अप स्टॉक कंपनीज पे ही ओके। फोकस करते हैं। जहाँ तक फिलॉसफी की बात है, जैसे मैंने बोला कि हम लोग बॉटम अप स्टॉक पिकर्स हैं। हमारा फिलॉसफी बहुत सिंपल है कि एक बहुत अच्छी कंपनी मे नॉट बी अ वेरी गुड स्टॉक बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन यू पे। तो हम लोग प्रॉफिटेबल कंपनीज को ढूंढते हैं, ऐसी कंपनीज को ढूंढते हैं जहाँ पे मैनेजमेंट स्ट्रांग है। मैनेजमेंट स्ट्रांग का मतलब हमारे नज़रिए में ये भी है कि जो मैनेजमेंट अपने कैपिटल को यूज़ करना और कैपिटल को ग्रो करना जानता है। जैसे आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये बोलते हैं। तो मैनेजमेंट का क्वालिटी, अर्निंग्स का क्वालिटी, और बेसिकली बॉटम अप स्टॉक पिकिंग पे फोकस रहते हैं। हमारा इंटरनल एक फ्रेमवर्क है प्रियंका जी, जिसे मीट्स फ्रेमवर्क बोला जाता है, MEETS। और ये मीट्स फ्रेमवर्क है बेसिकली, ये सबका एक्सपीरियंस को मिला के मीट्स फ्रेमवर्क बनाया गया है। तो जब सुनील सिंघानिया जी जो हमारे फाउंडर हैं, जब उन्होंने कंपनी शुरू किया था, तो सभी एनालिस्ट और फंड मैनेजर्स को बिठा के पूछा कि लाइफ में क्या क्या गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को लिखते हैं। और आइडिया ये था कि गलतियों को रिपीट ना करें। अगर आप गलतियों को रिपीट नहीं करते हैं, देन यू बिकम वाइजर। नई गलती हर कोई कर सकता है, बट अगर आप जानबूझ के पुरानी गलती को अगर रिपीट कर रहे हैं जानबूझ के, या अगर वो गलती रिपीट हो रही है, देन इट बिकम्स अ ब्लंडर। तो वहाँ पे मीट्स फ्रेमवर्क निकल के आया। किसी ने बोला कि मेरे को मैनेजमेंट का क्वालिटी समझने में गलती किया, तो हमने डिफाइन किया कि मैनेजमेंट हमारे हिसाब से क्या अच्छा मैनेजमेंट है, जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल अच्छा हो, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, और फोकस्ड हो अपने बिजनेस पे। फिर दूसरा अर्निंग्स, विच इज कि अर्निंग कितनी कंसिस्टेंट है और क्या अर्निंग ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बेसिकली अगर नॉमिनल जीडीपी आपका 11-12% पे ग्रो कर रहा है और आपका कंपनी अगर 14-15% पे ग्रो कर रही है, मतलब आप जीडीपी ग्रोथ को आउट परफॉर्म करें, तो उस तरह की कंपनीज हमें अच्छी लगती है। तीसरा, हम लोग इवेंट्स और ट्रेंड टाइमिंग, बेसिकली इसमें हम मार्केट टाइमिंग की बात नहीं कर रहे हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि प्राइस अर्निंग रेशियो ऊपर या नीचे, या वैल्यूएशन ऊपर या नीचे दिखाई देता है बिकॉज ऑफ परसेप्शन ऑल्सो। तो वहाँ पर हम लोग बहुत बॉटम अप काम करते हैं कि जो वैल्यूएशन डिमांड कर रहा है कंपनी, वो वैल्यूएशन अर्निंग्स के मुताबिक कैसा है। जैसे मैंने बोला, ग्रेट कंपनी मे नॉट बी अ गुड स्टॉक बिकॉज ऑफ द वैल्यू यू पे। सो वो सब हम लोग मीट्स फ्रेमवर्क में स्टडी करते हैं कंपनीज को। काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है अबैकस में, सुनील सिंघानिया जी से लेके हमारे जो एंटायर टीम है फंड मैनेजर्स की, एनालिस्ट की, काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। और आई थिंक वो एक्सपीरियंस हम लोग अपने पोर्टफोलियोज में डालते हैं। तो ये सिंपल लाइंस में हमारी फिलॉसफी है, बहुत बॉटम अप स्टॉक पिकिंग, वेरी वेरी फंडामेंटल ड्रिवन, एंड वेरी फोकस्ड ऑन कंपनीज रादर देन एनी पर्टिकुलर फैक्टर। जहाँ तक स्मॉल कैप की बात करते हैं, जो आप पूछ रहे थे क्वेश्चन कि हम लोग स्मॉल कैप क्यों लेके आए, और मैंने थोड़े टाइम पहले बोला कि इंडिया के फंडामेंटल्स काफ़ी चेंज हो गए थे। जो जो लार्जर इकोनॉमी है, जो छोटी कंपनीज हैं, वहाँ पर भी हमें काफ़ी पॉजिटिव ग्रोथ नज़र आ रही थी, अर्निंग्स का ग्रोथ नज़र आ रहा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो इंडिया का कंस्ट्रक्ट है प्रियंका जी, वो काफ़ी चेंज हुआ है। जैसे जब हम $1 ट्रिलियन हुए हमारी इकोनॉमी, और ये सुनील सिंघानिया जी ने काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे बोला, इसलिए मैं वापस रिपीट करता हूँ कि इंडिया जब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हुआ, तो जो सेक्टर्स जिसने कंट्रीब्यूट किया, वो बहुत ट्रेडिशनल सेक्टर्स थे ना, कॉटन, कोल, जूट, उस तरह की कंपनीज, टेक्सटाइल्स। बट $1 से $4 ट्रिलियन हुए हम लोग इंश्योरेंस, बैंकिंग, आईटी सर्विसेज। अगर आज आप और मैं बैठ के सोचें कि $4 से $8 ट्रिलियन इंडिया कौन से सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे, देन यू विल अग्री विद मी कि बहुत उभरते हुए सेक्टर, चाहे वो ईवी हो, मेडिकल एडवांसमेंट हो, हेल्थ केयर, टूरिज्म, लाइफस्टाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ईवीज, साइबर सिक्योरिटीज, इतने सारे सेक्टर्स हैं जो जहाँ पर आप और मैं कंज्यूमर भी हैं, और आप और मैं ग्रोथ देख भी रहे ओके। हैं। बट उनकी जो ग्रोथ हो रही है, जिसके कारण इंडिया का जीडीपी भी ग्रो करेगा, अगर मेरे को एज अ निवेशक वहां पार्टिसिपेट करना है, तो किस तरह की कंपनीज क्वालिफाई करेंगी। यू विल बी सरप्राइज टू नो
कि ये सब उभरते सेक्टर्स में मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर इधर मिड कैप और स्मॉल कैप। तो ओके। हमें लगा कि अगर आज हमें स्मॉल कैप लॉन्च करना है तो एक तो वैल्यूएशन हो गया, इकोनॉमी कैसा कर रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है, और तीसरा इम्पोर्टेंट होता है कि स्ट्रक्चरली हम लोग इंडिया कैसे ग्रो करने वाला है, वहाँ पे पोर्टफोलियो इंक्लाइंड है कि नहीं, और वहाँ पे स्मॉल कैप नेचुरली बिकम्स अ वेरी वेरी गुड एरिया टू वर्क ऑन। ओके। और दूसरा जो हमारी खुद की टीम है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारा फ्रेमवर्क है, उसने भी हमें कॉन्फिडेंस किया दिया कि हम निवेशकों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। राइट, जो आपके एंड फाउंडर दैट हैं इज सुनील वाई हमने सिंघानिया जी, वो तो स्टॉक। स्टॉक पिकिंग के लिए बहुत जाने जाते हैं कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आपने बता दिया अपनी पूरी फिलॉसफी। दैट इज़ रियली हेल्पफुल कि क्यों स्मॉल कैप। लेकिन एक सवाल स्मॉल कैप में, अगर आप देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी, आप देख रहे हैं कि वैल्यूएशन अच्छी है, मार्च की वॉलीटिलिटी में आप स्कीम लेकर आते हैं, और यहाँ हम देख रहे थे कि कैश लेवल्स जो थे कंपनियों ने अपने कम करने की कोशिश की इस वॉलेटिलिटी में खरीदारी की। आपके अगर मैं स्कीम की बात करूँ, उसमें जो है 42% स्मॉल कैप का एक्सपोजर है, लेकिन उसमें 49% कैश भी था। तो अगर करंट वैल्यूएशन में अपॉर्चुनिटीज़ है तो आप लोगों ने इसे डिप्लॉय क्यों नहीं किया? मार्च के वॉलेटिलिटी में सारी एएमसीज कैश डिप्लॉय कर रही थी। ओके, नो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। सी देखिए, हमारा जो प्रोडक्ट आया था ना, वो उसका एनएफओ चालू हुआ था 26 फरवरी को और खत्म हुआ 12 मार्च को, और उसका जो अलॉटमेंट हुआ वो 17 मार्च को हुआ। तो बेसिकली जो हमारा पोर्टफोलियो नजर आ रहा है वो कुछ 10-12 दिन का ही है। सो इट इज ओके। नॉट दैट 100% ऑफ द पोर्टफोलियो उस 10 दिन में डिप्लॉय हो गया। वी हैव टू डिप्लॉय विद टाइम। सो बेसिकली जो अप्रैल का जो पोर्टफोलियो आएगा, वहां पर आपको दैट इज द राइट ओके। पोर्टफोलियो टू लुक एट कि कितना कैश होगा और कितना हम लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं। बट ओवरऑल आप लोगों ने डिप्लॉय किया मार्च में अपने फ्लेक्सी कैप के या वी जरिए? आर डिप्लॉइंग, वी आर, यस यस, वी आर डिप्लॉइंग। ओके, फाइन। सो अब मैं पूछना चाहूंगी आपसे, इन्वेस्टमेंट कैसे करें? आपने 100 रुपीज़ का एग्जाम्पल दिया, पर मैं स्टेक्स को थोड़ा ऊपर ले जाती हूँ। 1 लाख का अगर किसी को निवेश करना है अभी, तो उसे कैसे प्लान करना है? 1 लाख लमसम करना चाहता, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं इस वॉलिटिलिटी में लमसम पैसा डाल दें, क्या ये सही मूव रहेगा? जी देखिए, मैं और मेरी वाइफ तो जितना कैश फ्लो आया हमने तो 100% डाल दिया है पिछले हफ्ते। तो अगर आप मुझे बोल रहे हैं कि 1 लाख कैसे लगाना है, मैं मतलब आज भी 1 लाख आएगा तो मैं सारा का सारा पैसा डाल दूंगा। तो एक साथ प्रियंका जी, डालेंगे मतलब स्टैगर्ड थोड़ा डालेंगे? रेपिटेटिव समझ वैभव, करूंगा एक मैं। साथ डालेंगे स्टैगर्ड डालेंगे? जी मैं अपना पैसा तो पूरा 100% डाल दिया एक साथ, मेरा और ओके। मेरी फैमिली का हमने एक साथ पैसा डाल दिया। बट फॉर इन्वेस्टर्स एट लार्ज मैं ये रेकमेंड करूंगा कि कम से कम 60%, मतलब 60,000 रुपया आप अभी बाजार में डाल दीजिए, थोड़ा लार्ज, थोड़ा मिड, थोड़ा स्मॉल। बाकी का 40 रुपया अगले 2 महीने के लिए स्टैगर कर दीजिए, क्योंकि जैसे दो चीज़ें मैंने बोला कि 90% के करीब मुझे लगता है 90-95% जो न्यूज़ है वो फैक्टर इन हो चुकी है। बट क्योंकि कॉन्क्रीट न्यूज़ नहीं आई है वॉर पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी भी क्राइसिस चल रहा है, तो शायद कुछ और उतार चढ़ाव हो सकता है डिपेंडिंग ऑन किस तरह का न्यूज़ आएगा। तो अगले 2 महीने में अगर आप स्टैगर करते हैं तो वो सारी जो न्यूज़ हैं वो आपके पोर्टफोलियो में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, बिकॉज कभी ऊपर नीचे जाएगा तो आप एवरेज आउट कर लेंगे। तो मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि 60% अभी डाल दीजिए और 40 रुपये आप अगले 2 महीने के लिए एसटीपी डाल दीजिए। बट ये टाइम है इक्विटी में ओवरवेट होने का। ओके, और अगर कोई 5,000 रुपए की रेगुलर सिप शुरू करना चाहता है, लमसम नहीं, वो सिप करेगा, वॉलेटाइल मार्केट है, अभी सिप शुरू कर दे, और इस 5,000 की स्ट्रैटेजी वो कैसे बनाए? 5,000 में एक स्कीम चुने, 2 स्कीम चुने, 3 स्कीम चुने, आप क्या एडवाइस करेंगे? सी बिकॉज 5,000 आप अमाउंट की बात करें तो मुझे लगता है सिर्फ दो स्कीम्स से ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए। सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि राइट क्वांटम एक फंड में लंबे टाइम के लिए जाए। तो कम से कम 3,000 रुपया स्मॉल कैप में एसआईपी और 2,000 रुपया फ्लेक्सी कैप कैटेगरी या मल्टी कैप कैटेगरी, ये दो कैटेगरीज में डाइवर्सिफाई करके मुझे लगता है कि आज 5,000 रुपये का एसआईपी करना चाहिए। ओके, एंड आप मल्टी एसेट नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें आपको एक ऑटो मोड पे एसेट एलोकेशन मिल जाता है मल्टी एसेट में। सी अगेन ना, मल्टी एसेट इज ऑल्सो ग्रेट प्रोडक्ट, बट डिपेंड करता है कि पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा बनाना है। क्योंकि 5,000 रुपये आपने एसआईपी का बात किया तो मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इक्विटी में डालना चाहिए। ओके। 1 लाख रुपए का इसलिए मैंने 60 और 40 इक्विटी का ही बोला, क्योंकि टाइम्स ऐसे हैं। बट अगर आप ओवरऑल किसी का पोर्टफोलियो की बात करें
तो ऑफ कोर्स उसमें गोल्ड भी होना चाहिए, फिक्स इनकम भी होना चाहिए। मैं बात करूँ एडिशनल पैसा अगर आ जा रहा है तो वो इक्विटी पे जाना चाहिए। ओवरऑल पोर्टफोलियो में ऑफ कोर्स एज के हिसाब से, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, गोल के हिसाब से इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और गोल्ड, तीन एसेट क्लासेस का मिक्सचर होना चाहिए। वैभव, जियोपॉलिटिकल टेंशन, टैरिफ, सप्लाई चेन में अब डिस्टरबेंस, ऐसे में क्या जो इन्वेस्टर्स हैं वो अगर एक गोल अचीव करना चाहते हो, सबको करोड़पति बनना है, तो क्या करोड़पति का सपना जो है वो मुझको थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ेगा, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी जो है थोड़ी सी, क्योंकि ये पिछले ऑलमोस्ट सितंबर 24 से लेकर अभी तक हम बहुत ही प्रेशर में गुजर रहे हैं, इक्विटी में रिटर्न जनरेट नहीं हुआ है। एक जो नया इन्वेस्टर है जो शायद सोच रहा था 15 साल के बाद मैं गोल अचीव कर रहा हूँ, क्या वो 15 साल के बाद कर रहा होगा गोल अचीव, ये जो डिस्टर्बेंस वाले ये जो साल अभी बीत रहे हैं? 100%, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। सी, अगर आप हिस्टोरिकली आप नंबर्स को स्टडी करें, चाहे इंडिया की मार्केट का स्टडी करें ना, 10 20 साल 30 साल, तो जिस तरह से हमारा जीडीपी ग्रो हुआ है उस तरह से अर्निंग्स ग्रो हुई हैं, और अर्निंग से प्लस माइनस प्लस इनफैक्ट इक्विटी मार्केट ने रिटर्न्स दिए हैं। तो आज से लेके अगले 10 साल 15 साल इंडिया का जीडीपी ग्रो करेगा कि नहीं, एंड आई एम श्योर सब एग्री करेंगे कि इंडिया का जीडीपी ग्रो करेगा। कितना करेगा वो हमेशा क्वेश्चन आ सकता है, कभी 7%, कभी 6%, कभी 8%। बट अगर ग्रोथ आएगी तो जो जीडीपी ग्रोथ है वो निवेशकों को इक्विटी मार्केट के थ्रू कैप्चर जरूर करनी चाहिए। अभी देखिए, मैं जैसे आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं पिछले 20 22 साल से एसआईपीस कर रहा हूँ। और पिछले 20 22 साल में प्रियंका जी हमने हर तरह की वॉलेटिलिटी देख ली है। कोविड देख लिया, सितंबर 11 देख लिया, कितनी बारी गवर्नमेंट चेंज हुआ, कभी टेपर टैंट्रम हुआ, कभी सब प्राइम क्राइसिस हुआ, हर तरह का क्राइसिस देखा है। पर अगर आप इतने लंबे पीरियड का आप एसआईपीस का रिटर्न देखेंगे तो बहुत बढ़िया फंड ने कुछ 18 19% का रिटर्न दिया होगा, और जो नॉर्मल रिटर्न दिया उसने भी 14 15% का रिटर्न दिया। अभी आप देखिए 14 15% या 16% का कंपाउंडिंग इतने सालों में इतने वॉलिटिलिटी के बाद भी अचीव हुआ है। पर इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट 14% या वॉलिटिलिटी नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो टाइम पीरियड 15 साल जो बैठा रहा उसने वो रिटर्न बनाया है। तो अगर खुद को खुद पे काम करना है, या अगर आपको किसी को करोड़पति बनना है, तो एसेट एलोकेशन, अच्छा एडवाइस, ये सब तो जरूरी है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम देना है खुद को, आपके पोर्टफोलियो को, तभी पोर्टफोलियो रिटर्न बनाता है। ऐसा नहीं है कि 1 साल की वॉलेटिलिटी, 2 साल की वॉलेटिलिटी में पैसा नहीं बनता। इनफैक्ट अगर आप एसआईपीस की भी जर्नी देखेंगे, एसआईपीस में बहुत बारी पिछले 15 साल या 20 साल में ऐसा फेज आया होगा कि जब निवेशकों ने सोचा होगा कि यार एसआईपी बंद कर देते हैं, तो रिटर्न एफडी के बराबर आ रहा है या एफडी से भी कम आ रहा है। बट किसी ने अगर खुद पे काम किया और एसआईपी में बैठा रहा ना, उस वॉलेटाइल टाइम में खुद को कंट्रोल कर लिया और बैठा रहा, अगले साल और उससे अगले साल जैसे बाजार ने वापस वापसी की, द सेम एसआईपी रिटर्न जो 6 7% दिख रही थी इन बैड टाइम्स, वो 1 साल अच्छा या 2 साल अच्छा होने के बाद एकदम से 16 17% चले जाती है। क्योंकि जब वक्त बुरा चल रहा है या मार्केट जब बुरी चल रही है, आपने बहुत सारे यूनिट्स सस्ते रेट पे लेके रखे हुए हैं, और जैसे बाजार चलना शुरू होगा, ये जो सस्ते रेट के आपने यूनिट्स एक्यूमुलेट किए ये ग्रो करेंगे। पोर्टफोलियोज में अगर आपको रिटर्न बनाना है, उसमें सबसे बड़ा खेल टाइमिंग का होता है। ऐसे आप कंपाउंडिंग का भी फॉर्मूला देखोगे ना, उसमें जो रेस टू पावर है वो टी लिखा जाता है। रेस टू पावर टी मींस टाइम कंपाउंड करता है। तो राइट। टाइमिंग इज वेयर पीपल हैव टू टाइम, मतलब टाइम इन द मार्केट इज वेयर पीपल हैव टू स्पेंड टाइम, इन्वेस्ट टाइम, वर्क ऑन देमसेल्व्स टू एंश्योर कि टाइम दें आप। ओके, सो वैभव, बिफोर आई से थैंक यू, क्या करना ये तो बता दिया, एक वर्ड ऑफ कॉशन दे दीजिए और हम इस बातचीत को क्लोज करेंगे। वर्ड ऑफ कॉशन, क्या नहीं करना है ये भी बता दीजिए इस समय। वर्ड ऑफ कॉशन क्या है, वैभव का क्या मंत्र है? देखिए, जब इतने सारे इफ्स चल रहे हैं ना, बहुत सारी न्यूज आएंगी। मैं तो सबसे बड़ा एडवाइस ये दूंगा कि आपको न्यूज को इग्नोर करना है एंड जस्ट फोकस ऑन योर पोर्टफोलियोज, वही मंत्र है। और प्रियंका जी, उसके अलावा मतलब टेक्निकली बोलने के लिए बहुत कुछ बोला जा सकता है, बट पिछले 25 साल में जो काम किया है मैं वही आपको बता रहा हूँ। हिस्ट्री से सीखा जाता है। हिस्ट्री ने हमें यही सिखाया कि न्यूज़ को इग्नोर करो, अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान दो, एसेट एलोकेशन पे ध्यान दो, और बैठे रहिए। दैट इज द बेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अभी लाइफ में। बोलते हैं मैदान ना कि छोड़कर भागना नहीं है, मैदान में डटे रहना बिल्कुल है। नहीं, है बहुत सिंपल चीज, बट बोलते हैं लाइफ में सिंपल चीजें करना मुश्किल होता है।
बिलीव इन द बेसिक्स, जो एबेकस का मंत्र है वही है इन्वेस्टर का मंत्र भी। थैंक यू सो मच वैभव फॉर योर टाइम। आपने ऐसा न वैसा के लिए वक्त निकाला, हमारे व्यूअर्स के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। ओके, सो वैभव चुग थे मेरे मेहमान, जो कह रहे हैं कि देखिए अभी बाजार में डटे रहना ही वही मैटर करेगा। बहुत सारी खबरें हैं, खबरों को अवॉइड कीजिए, अप टू डेट रहिए, पर उसको लेकर के तुरंत अपने पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करने के लिए आपको नहीं जाना है। बने रहिए, डटे रहिए। आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी, आपकी क्या चिंताएं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।